हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, बड़े लोगों से मिलाते हैं, मुलाकात कराते हैं। वज़ीर-ए-आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर, जिसे सदसाला कहा जाता है उर्दू में, सदसाला तकरीब को एड्रेस किया है, तकरीर की है इस मौके पर। और इसमें बहुत ही जो ट्रैक, जिस तरह से बीजेपी जिस ट्रैक पर अब तक चलती रही है पिछले 6 साल में, उससे जरा हट करके कुछ बातें की हैं। उसको कई लोग वेलकम कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लोग शायद ये महसूस कर रहे हैं कि क्या कोई वक्ती मजबूरी है जिसके तहत उन्होंने एक तरह से मुसलमानों से एक नर्म लहजे में बात की है और मुसलमानों की अहमियत को उजागर किया है। और बहरहाल सेकुलर हिंदुस्तान में अब तक की हुकूमतें आम तौर पर मुसलमानों को इसी तरह से अप्रिशिएट करती रही हैं, लेकिन इस हुकूमत में ये बहुत ही कम मौके होते हैं जब ये सब हमें सुनने को मिलता है और पॉजिटिव बातें सुनने को मिलती हैं माइनॉरिटीज के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब मीम अफजल साहब, जो मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं राज्यसभा के, इस वक्त कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं। एक लंबे अरसे के तजर्बे, सियासी तजर्बे, सहाफती तजर्बे, ये सब आपके साथ हैं। मीम अफजल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस तकरीब को वजीर आजम ने जिस तरह से जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं, उस पर आपको कितना यकीन है और कितना आपको ये पॉलिटिकल गिमिक लगता है? आपको क्या लगता है कि इस वक्त के जो जो अब तक के 6 साल के तजर्बे हैं, उस रोशनी में आपको ये तकरीर कैसी लगती देखिए काज़मी साहब, पहले तो मैं तकरीर की क्वालिटी की बात करूंगा। है? जी कल मैंने इस पर एक बाइट दी थी जी। और ये कहा था कि वजीर आजम ने एक बेहतरीन तकरीर की है हम्म, और मुनासिबत से बिल्कुल ठीक बातें उन्होंने की हैं, जो मेरा ख्याल है किसी भी बड़े आदमी को करनी चाहिए अलीगढ़ में, अगर वो ख़ास तौर पर सेंटिनरी सेलिब्रेशंस के मौके पर अगर बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, शायद ये पहला मौका है कि पिछले 7 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, सहाफ़ी की हैसियत से भी, एक डिप्लोमेट की हैसियत से भी, एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते भी। शायद मैंने मोदी जी के ताल्लुक से इतनी पॉजिटिव बात कभी नहीं की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, उसके लिए मैंने एक बात कल कही थी और मैं अब दोहरा रहा हूँ उसको, कि इस तकरीर को एएमयू बरादरी, मुसलमाना ने हिंद और सेकुलर जहन के लोगों ने जहां बहुत ही पॉजिटिव नजरिए से देखा, इसकी गहराई को समझा है। जरूरत इस बात की है अब कि इस तकरीर को भारतीय जनता पार्टी के आम वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के टेलीविजन चैनलों पर आकर बैठने वाले प्रवक्ता और उसके साथ साथ हमारा जो नेशनल मीडिया जिस तरह का रोल गंदा अदा कर रहा है मुसलमानों के ताल्लुक से, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के रोजाना अजीब अजीब सवाल उठाता रहा है, उन सबको सबसे पहले इस तकरीर का अध्ययन करना चाहिए, इसका जायजा लेना चाहिए। और वो लोग जो मोदी जी की बात को ये कहते हैं कि बस उन्होंने जो कह दिया, जो फरमाया वो दुरुस्त है, मैं उनसे कहूंगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तकरीर के ताल्लुक से उनके फरमाए हुए के दुरुस्त फरमाए, उसके बारे में भी कहें कि उन्होंने दुरुस्त फरमाया और हमें इस पर यकीन है। आपने दूसरा सवाल ये पूछा, क्या ये कोई स्ट्रेटेजी में बदलाव है, क्या अचानक कोई हमदर्दी पैदा हो गई है, क्या ये किसान मूवमेंट का असर है? मैं समझता हूं कि किसान मूवमेंट का जो असर है
उसका एक पार्ट कह सकते हैं वो भी है इसके अंदर। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि मोदी जी को अब ये सोचना तो पड़ेगा ही कि वो एक 20 करोड़ की कम्युनिटी के ताल्लुक से उनकी पार्टी जिस तरह की सियासत करती आ रही है उसमें वो कुछ तब्दीली लाएंगे या नहीं लाएंगे। आपको याद होगा कि मोदी जी ने गुजरात के एक मुसलमानों के फंक्शन में कहा था, मैं चाहता हूं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। आपको याद है ये बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त भी ऐसी ही पॉजिटिव बातें सोची गई थी और उनकी बड़ी तारीफ और तौसीफ भी हुई थी। इसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या उसके बाद आपने कोई तब्दीली देखी उनकी पार्टी के रवैये में? बिल्कुल नहीं। जी। आपको एक बात याद होगी, जब गौ सुरक्षा को लेकर के और गौ हत्या को लेकर के कुछ लोग सड़कों के ऊपर एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को पकड़ करके मॉब लिंचिंग जिसको कहते हैं वो हो रही थी, सड़कों पर पीट पीट के लोगों को मारा जा रहा था गौ खुशी के नाम पर। उस वक्त प्रधानमंत्री ने तकरीर की थी, याद होगा आपको। जी जी। उन्होंने उन्होंने कहा था कि ये जो घूम रहे हैं लोग, जो गौ सुरक्षा के अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, इसमें 80% से ज्यादा गुंडे हैं और इनकी एक सूची तैयार करनी चाहिए हर स्टेट को और इनको, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये गुंडागर्दी सड़कों पर जो हो रही है वो उन्होंने कहा था ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री के बारे में तब भी बड़ी पॉजिटिव बातें की गई थी और कहा गया था अब तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो अब तो फौरन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। जी जी। तो अलीगढ़ की जो इस तकरीर है, मैं खुदा से दुआ करता हूं, मोदी जी से उम्मीद करता हूं, मोदी जी की पार्टी से उम्मीद करता हूं कि जिस जज्बात का इजहार उन्होंने किया, जिस तरह पहली बार आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने, जो आज प्रधानमंत्री हैं देश के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कहा कि उसका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि जब वो दुनिया में कहीं जाते हैं और किसी से लोग आते हैं उनके पास तो कहते हैं कि मैं एएमयू में पढ़ा हूं, तो उन्होंने कहा कि ये मिनी इंडिया है असल में अलीगढ़। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने आप में एक छोटा सा शहर है जो एक मिनी इंडिया कहा जाता है। ये सब पॉजिटिव जो बातें उन्होंने कही हैं, जाहिर है कोई भी सुनेगा उसका सीना फख्र से फूलेगा। देशवासियों का भी फख्र से सीना फूलना चाहिए। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें शुबात और शक अपनी जगह पर बरकरार है। हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे और ये कहेंगे कि जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम लीग की पैदाइश से जोड़ते हैं, पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार करार देते हैं, फिरका परस्ती का अड्डा बताते हैं और ये कहते हैं कि ये आतंकवाद यहां से शुरू होता है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, और प्रधानमंत्री वहां कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि यहाँ उर्दू के साथ हिंदी भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर अंग्रेजी के साथ अरबी भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर इस्लामिक उलूम पर तहकीक होती है, रिसर्च होती है और वो दुनिया में जाती है और उसका एक महत्व है। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक बहुत ऊंचे दर्जे में अपनी तकरीर में दिखाया है। मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर भी ये बात कही है तो भी हम कहेंगे कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जो दो मिसालें मैंने उनकी पहले दी,
और उसके बाद जो उनकी पार्टी का कारकर्दगी है या उनकी पार्टी के कारकुनों का जो रवैया है, या खास तौर पर हर स्टेट के अंदर उनके 2-4 जो लीडर्स हैं जो हमेशा जहरीले बयान देते हैं और हमेशा पोलराइजेशन की बात करते हैं, क्या वो इससे कोई सीख लेंगे? मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आने वाले बंगाल के इलेक्शन में क्या वही पुरानी राजनीति होगी, या प्रधानमंत्री आज जो बात कह रहे हैं, जाहिर है कि वो जब अलीगढ़ की बात करते हैं और उसे मिनी इंडिया करार देते हैं तो उसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। क्या वो इस मिनी इंडिया का मुजाहिरा बंगाल की सरजमीन पर करेंगे? क्या उनके लोग वहां पर उस जबान से एतराज करेंगे जो इन दिनों काफी वहां पर बोली जा रही है और जो आहिस्ता आहिस्ता बंगाल में एक सियासी लड़ाई की तरह की बजाय पोलराइजेशन के लिए लड़ाई की तरफ बढ़ रही है? क्या बंगाली और गैर बंगाली को बांटने की कोशिश की जा रही है, जहां गैर मुल्कियों के नाम पर मुसलमान और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है? मैं समझता हूं उस पर रोक लगनी चाहिए। जी, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कई वाकयात और मिसालें पेश की। ये ट्रैक रिकॉर्ड की बात, जाहिर है हम जर्नलिस्ट हैं और सियासतदान और सब उस ट्रैक रिकॉर्ड को ही देख करके कुछ असेसमेंट करते हैं। अब वेस्ट बंगाल इलेक्शन की तरफ भी जो आपने इशारा दिया और जिस तरह से वहां कैंपेनिंग शुरू हुई है, तो अब इसके बीच में आम सेकुलर शहरी और मुसलमान क्या इस तकरीर से कंफ्यूज हो जाए और अपना रास्ता बदल ले, या इस ट्रैक रिकॉर्ड पर बारीकी से नजर रखे और अमल करे? क्या कैसे स्ट्रेटेजी बनाए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बातें सुन करके तारीफ भी जबान से निकलती है, आपने भी तारीफ किया, आपने शुक्रिया भी अदा किया। क्या लेकिन वाकई इस पर यकीन किया जाए, ये एक बुनियादी बात। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने शुक्रिया अदा किया, जी जी मैंने तारीफ की, जी। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो गया? लेकिन लेकिन वो लेकिन मैं आप जैसे लोगों और से। खुद हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है जी जी जो आज ये आपके सामने मैं बता दूं, जी जी जो इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया है, जी और वो लिखा है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नेचुरल बट कैन नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल गोल्स। तो जब ये बात मैं कह रहा था जी तो मैं प्रधानमंत्री के इस जुमले को अपने जहन में रखकर बात कह रहा था। जी 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 आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को उन्होंने संभाल के रखा है और हमने भी संभाल कर रखा हुआ है। जी जी जी। हम देश की तरक्की, उन्नति और तमाम चीजों में सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं और बिल्कुल खड़े होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेकर के आरएसएस की आइडियोलॉजी और एक आम माइनॉरिटीज, यानी ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, इसमें सिख भी शामिल है, इसके अंदर ईसाई भी शामिल है, इसके अंदर बुद्धिस्ट भी शामिल है। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह हैं। जिस दिन वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं अपने ठीक करेंगे तो दूसरी तरफ भी खुद ब खुद उसका असर होगा। आपने शायद ये गलत फहमी आपके जहन में आई है कि क्या इस तकरीर को सुनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ की बिरादरी, उसका जहन वोट देने के लिए बदल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। हाँ, मैं वही समझना चाहता हूँ। देखिए, और इसलिए जब आप जैसे तजर्बेकार लोग कुछ बातें करते हैं तो उससे लोग कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। उस नतीजे को तक मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि लोगों को इसे किस तरह से लेना चाहिए। ये देखिए, शायद मैं सवाल ठीक से नहीं कर पाया। मेरा मकसद यही है कि लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्या लेना चाहिए, अपना देखिए रास्ता किस तरफ। लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन जो है वो आने वाले दिनों में उनकी पार्टी, प्रधानमंत्री के अपने इकदामात और आरएसएस के रवैये जो दिखाई देंगे उस पर डिपेंड करता है, सिर्फ तकरीर पर डिपेंड नहीं करता। जी जी। मैं इस बात के लिए आ, आ, बहुत चिंता थी, मुझको कहना चाहिए बहुत तशवीश थी कि जब प्रधानमंत्री के जाने का ऐलान हुआ
तो कुछ लोगों ने उस पर एतराज उठाया, जो बिल्कुल गलत था। 56 साल के बाद अगर प्रधानमंत्री 7 साला तकरीबात का एक मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ ला रहे हैं, उसकी किसी भी हालत में अलीगढ़ की तहजीब, सर सैयद के बनाए हुए उसूल और उनकी बताए हुए रास्ते के खिलाफ बात थी। और मोदी जी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर वो इस बड़े मौके पर एक बड़े पद पर होते हुए, देश के सबसे बड़े पद पर होते हुए तशरीफ ला रहे हैं, तो उसकी कहीं एक रमक में भी कहीं मुखालफत होनी चाहिए। चंद लोगों ने की, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको सभी ने नकार दिया। कल मैं ये देख रहा था कि हर तरफ से तारीफ हो रही थी, और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अलीगढ़ बरादरी के लोग हैं, उन सब ने इसको अप्रिशिएट किया है, और उनके आने को भी उन्होंने कहा कि उन्हें आना चाहिए, और उन्होंने जो लोग मुखालफत कर रहे थे उनकी मुखालफत की है। जी जी जी। तो ये मैं कहूंगा कि इसका रवैया जो है आगे नजर आएगा। अगर वाकई मोदी जी के अंदर कोई तब्दीली आई है, उनकी सोच में कोई तब्दीली आई है, और वो ऐसा ही सोचते हैं जैसा उन्होंने सब कुछ कहा है, तो ये इससे बढ़िया और इससे ज्यादा उम्दा बात क्या हो सकती है। अच्छा अच्छा, बीजेपी का एएमयू के बारे में बहुत से वाकयात पहले हैं, लेकिन ताजा एक वाकया है कि वहां स्टूडेंट्स यूनियन के दफ्तर में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। वो चूंकि एलुमनाई हैं एएमयू के, और उस पर बीजेपी के लोकल मेंबर पार्लियामेंट ने बहुत ही हंगामा किया था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि वहां के स्टूडेंट लीडर्स ने या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा और ये कहा कि ये तस्वीर उनके मुसलमान होने की वजह से नहीं है, यहाँ एलुमनाई के तौर पर यूनिवर्सिटी की तारीख के हिस्से के तौर पर है। उसके बाद अब बिल्कुल खामोशी है। तो ये क्या उस बीजेपी के एमपी को भी समझा पाएंगे कि ये घटिया सियासत ना करें? अब देखिए, उनके यहाँ जो लोग घटिया सियासत करते हैं उनको कितना समझाया जाता है, इस पर तो आपको भी डाउट होगा, मुझे भी डाउट है। जी जी। उन पर कोई कदगन तो लगाई नहीं जाती। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की जो एक लीडर हैं, साध्वी प्रज्ञा, वही थी ना? जी जी बिल्कुल। उन्होंने कितना खराब बयान दिया था, खुद मोदी जी ने उसके खिलाफ बात की थी, और ये कहा था कि ये सब बिल्कुल गलत है, और बहुत गुस्से में उन्होंने कहा था। तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको कम से कम एक नोटिस दिया जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। हाँ, ये तक कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं दिल से उन्हें माफ नहीं करूंगा, और उसके बावजूद उनके बयान आज भी जारी हैं, उनको पर कोई असर नहीं है, तो इसको क्या कहा जाए? अब मोदी जी के खिलाफ अगर कोई पब्लिक में कोई चला जाता है, उनकी पोजीशन में कोई चला जाता है, तो फौरन ईडी खड़ी हो जाती है, सीबीआई लग जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लग जाता है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट लग जाता है, सारे लोग लगा दिए जाते हैं पीछे उसके। और उनकी पार्टी का अगर कोई आदमी कितनी भी उल्टी सीधी बातें करता रहे, मैं उसको कहूंगा बकवास करता रहे, उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि उसको एक वार्निंग तक इशू नहीं की जाती। आपने दिल्ली के दिल्ली में दो जो दंगे कराने में जिनका सबसे बड़ा रोल था, दो लोगों का, जी जी, उनके ताल्लुक से आज तक बताइए क्या कार्रवाई? उनको तो बचाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। तो मेरा ख्याल है ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। हम अलीगढ़ के मौजू पर हैं, और हमें उसी तक महदूद रख करके ये उम्मीद हम करेंगे कि अलीगढ़ में जो तकरीर प्रधानमंत्री ने की है, उसका असर सबसे ज्यादा कर कोई कबूल करे, और नेचुरली जिसे करना चाहिए वो खुद उनकी बिरादरी, उनके परिवार के लोग हैं, उनको करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीम अफजल साहब। आपने जाहिर है उसको महदूद भी करना चाहते हैं। आपने ये भी बताया कि किसानों के आंदोलन का भी इस पर कुछ असर है। क्या इस पर कुछ थोड़ा सा और बोलना चाहेंगे, कुछ और बताएंगे कि किसानों का कितना असर है? क्योंकि किसानों का प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो अपनी जगह से नहीं हट रहे। शायद कहीं कुछ अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि किसान तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं,
70-80% तक बताया जाता है। क्या क्या कुछ सियासी अकेलेपन ने ऐसा कुछ करने पर मजबूर किया? नहीं, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। जी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह सीएए को लेकर के और एनआरसी के ऊपर जो पूरी तहरीक चली थी, उसको कम्युनलाइज़ किया गया, उसको एक वर्ग से जोड़ दिया गया था, जबकि उसमें सब वर्ग के लोग थे, सब तरह के लोग शामिल थे। और उसको बाकायदा मूवमेंट को ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ ये कि सरकार ने पूरा ज़ोर लगा के उसको, ना तो उनसे कभी कोई बातचीत की और 4 महीने वो तहरीक चली, उससे बात नहीं की। तो उसी तरह से उन्होंने किसान तहरीक को पहले बातचीत के ज़रिए से निपटाने की कोशिश की। नहीं हुआ तो साथ में फिर उसको सिखों की तहरीक बनाने की कोशिश की। बल्कि उसको कुछ लोगों ने ये तक कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और इसके अंदर जो है मुसलमान जो हैं भेष बदल करके आ रहे हैं, किसानों का भेष बदल करके। इस तरह की बातें सब की गई। लेकिन मैं ये बता दूं कि किसान तहरीक ना सिखों की तहरीक है, ना मुसलमानों की तहरीक है, ना किसी और वर्ग की तहरीक है। वो सिर्फ एक वर्ग की तहरीक है जिसका नाम है किसान। और किसान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है। बताइए हरियाणा के अंदर जितने लोग गैर सिख हैं वो कौन लोग हैं? वो भी तो इस तहरीक के अंदर शामिल हैं। तो ये सब जो एक था, सरकार के सारे जो हथकंडे थे वो फेल हो गए। बातचीत के जितने हथकंडे थे वो फेल हो गए। अब आगे इसका क्या रुख होगा, लेकिन मैं इसको ज्यादा अलीगढ़ की इस तकरीर से ज्यादा जोड़ना नहीं चाहूंगा। मेरे ख्याल में ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस पर बहुत ज्यादा बहस करें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि वो बहुत ही अफजल साहब बहुत ही सुलझे हुए तजर्बेकार सियासतदान होने के साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं और फॉर्मर एम्बेसडर हैं। दुनिया देखी है, हालात को बहुत नजदीक से समझते हैं। हमें आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।